Hello friends, welcome back to the channel Easy to Learn. My name is Divya and today's topic is wound healing. ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है जिसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने वुंड के बारे में पढ़ा था, जिसका 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वीडियो है जो आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। हीलिंग ऑफ वुंड में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक हीलिंग ऑफ वुंड बाय प्राइमरी इंटेंशन एंड हीलिंग ऑफ वुंड बाय सेकेंडरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन में हम ये पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू वो हील करेगा वुंड को। सेकेंडरी इंटेंशन क्या होता है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और किस स्टेप के थ्रू वो वुंड को हील करेगा, ये हम हीलिंग ऑफ वुंड बाय सेकेंडरी इंटेंशन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हीलिंग ऑफ वुंड बाय प्राइमरी इंटेंशन। हीलिंग ऑफ वुंड प्राइमरी इंटेंशन से तब होता है जब हमारा वुंड सर्जिकली इंसाइज्ड हो, बिल्कुल सर्जिकली इंसाइज्ड हो, तब हमारा हीलिंग ऑफ वुंड बाय प्राइमरी इंटेंशन होता है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अनइन्फेक्टेड होना चाहिए, सर्जिकली इंसाइज्ड होना चाहिए। तीसरा क्या है, इसमें कोई भी टिश्यू लॉस ज़्यादा नहीं होता। और चौथा ये है कि इसके एजेस को हम सूचर के थ्रू अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये रहे हैं इसके प्राइमरी इंटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हीलिंग ऑफ वुंड बाय प्राइमरी इंटेंशन ये होगा कैसे, क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, जैसे ही वुंड सर्जिकली इंसाइज होगा तुरंत हैमरेज होगा, वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे, इपिथेलियल स्पोर्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन सूचर ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम इसको ब्रॉड फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे ही कोई हैमरेज हुआ, कोई भी सर्जिकली इंसाइज हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, तुरंत ब्लड आ जाएगा। ब्लड के साथ क्या होता है, वहाँ पे ब्लड के साथ हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं। फर्स्टली हमारे आते हैं पॉलीमॉर्फ सेल, न्यूट्रोफिल सेल, और उसके बाद कुछ देर बाद हमारे आते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक, फिर आते हैं हमारे कुछ इपिथेलियल चेंजेस इसमें आते हैं। क्या होगा इपिथेलियल चेंजेस में, जो इस इपिथेलियम के नीचे जो बेसल सेल है ये प्रोलिफरेट करने लगेंगे, प्रोलिफरेट करते हैं और फिर ये स्कैब का फॉर्म करते हैं। वो जो स्कैब बन जाता है इसको कास्ट ऑफ कर देते हैं हम लोग जैसे ही बनते हैं। तो नाउ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये न्यू कोलेजन फाइब्रिल्स फॉर्म होंगे, इसमें नए नए कोलेजन फाइब्रिल्स आएंगे और देन सूचर ट्रैक्ट फॉर्म होंगे जिसको हम निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा हीलिंग ऑफ वुंड बाय प्राइमरी इंटेंशन। नाउ हीलिंग ऑफ वुंड बाय सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है कि यहाँ पे इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ वहाँ पे क्या था, हमारे क्लीन इंसाइज वुंड था, इसमें टिश्यू लॉस नहीं था। यहाँ क्या है, ये जो वुंड होंगे इसके लार्जर टिश्यू डिफेक्ट होते हैं, इन्फेक्टेड होगा ये। सेकेंड वन क्या है, इसमें एक्सटेंसिव लॉस ऑफ टिश्यूज़ होते हैं और उसके साथ साथ क्या है, इसको हम सूचर के थ्रू अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेप्स पे आते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं, जैसे ही हेमरेज होगा वहाँ पे इन्फ्लामेटरी फेजेस आएंगे, एपिथेलियल चेंजेस अगर होंगे, ये वहाँ पे भी था यहाँ पे भी है। इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, देन वुंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम सर्जरी के थ्रू निकालते हैं, है ना। क्या होगा इसकी ब्रॉड फॉर्म में हम अगर पढ़ते हैं तो जैसे ही इंजरी हुआ तो वुंड में ब्लड आएगा तुरंत और वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज वहाँ से आने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मैक्रोफेजेस आते हैं। वहाँ पे हमारे पॉलीमॉर्फ सेल आए थे, फिर मैक्रोफेजेस, यहाँ पे मैक्रोफेजेस सेल आएंगे और ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वहाँ के इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को मारने की कोशिश करते हैं। अब सेम एपिथेलियल स्पोर्स यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। कैसे, यहाँ पे माइग्रेशन होगा एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल स्पोर फॉर्म होंगे जिनका हम क्या करेंगे, वो जो स्कैब है उसको कास्ट ऑफ कर लेंगे, निकाल देते हैं हम लोग। अब ये ग्रैनुलेशन टिश्यू अब निकालने के बाद क्या है, ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यू हैं जब वो फॉर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये फिब्रोब्लास्ट सेल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं उस वुंड को। कॉन्ट्रैक्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे मायोफिब्रोब्लास्ट का एक्शन आ जाता है जिसकी वजह से वुंड कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं डेथ और नेक्रोस टिश्यू का। ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। नाउ अब ये वुंड के बाद क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वुंड होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, केलॉइड हो सकते हैं, कोई हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, हाँ, पिगमेंटेशन, वहाँ की स्किन के कलर चेंज हो सकते हैं, वहाँ पे अगली स्कार फॉर्म हो सकता है, या फिर कहीं इंसिजनल हर्निया हो सकता है, कहीं अल्सर फॉर्म हो सकते हैं, एडेशंस हो सकते हैं, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर सूचर के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीलिंग को अफेक्ट करते हैं? दो फैक्टर होते हैं, या तो वो जनरल फैक्टर होंगे या तो फिर वो लोकल फैक्टर होंगे। जनरल फैक्टर मतलब इन जनरल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, एज।
एज में क्या है कि जो चाइल्ड एज में होता है वो हीलिंग ग्रोथ बहुत फास्टर होता है देन लेटर एज में। लाइक डायबिटिक पेशेंट में पुअर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से वुंड हील जल्दी नहीं होता। जॉन्डिस के केस में भी पुअर होता है क्योंकि फिब्रोब्लास्टिक रिपेयर डिलेड हो जाते हैं, या फिर कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं उसकी वजह से भी वुंड हीलिंग डिलेड होगा, या फिर कोई इन्फेक्शन है वहाँ पस फॉर्म है जिसकी वजह से वहाँ पे वुंड हीलिंग डिलेड होगा, या फिर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी कॉज कराते हैं, और वुंड को हील होने के लिए हमें इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होना मस्ट है, ठीक। या फिर माल न्यूट्रिशन। ये हो गए हमारे जनरल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर में क्या आते हैं, लोकल फैक्टर में वहाँ की पुअर ब्लड सप्लाई हो जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेटरी एक्शन ना हो, या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, हाइपोक्सिया की स्टेट हो, या फिर कोई आयनाइज्ड रेडिएशन हो, या फिर हेमाटोमा फॉर्म हो जाए, या फिर कोई फॉल्टी टेक्निक की वजह से यहाँ पे वुंड हील थोड़ा लेट हो या फिर ना हो, या फिर कहीं टेंशन क्रिएट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वुंड मैनेजमेंट। वुंड को मैनेज कैसे करेंगे। वुंड मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले असेसमेंट लेंगे उस वुंड का, फिर वुंड प्रिपेयर करेंगे, वुंड को क्लोजर कैसे करना है और वुंड की ड्रेसिंग कैसे करनी है ये देखेंगे। पहला असेसमेंट लेंगे कि उसका ड्यूरेशन क्या था, कोई पॉसिबल कंटामिनेशन तो नहीं है, वहाँ कोई न्यूरोवास्कुलर या फिर टेंडन इंजरी तो नहीं है, और कोई आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है जो हीलिंग को प्रमोट या डिमोट करेंगे, ठीक। फिर वुंड के प्रिपरेशन पे हम ध्यान देते हैं कि वुंड को प्रिपेयर कैसे करेंगे। पहले वहाँ के फॉरेन बॉडीज़ को निकालेंगे, नेक्रोटिक टिश्यूज़ या डिब्रेडमेंट है उसको हटाएंगे, और इवैक्यूएशन करेंगे हेमाटोमा का। कहीं हेमाटोमा है तो इसको इवैक्यूएट कर लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं वुंड क्लोज़र पे। वुंड क्लोज़र हम या तो डायरेक्ट करेंगे या तो फिर डिलेड प्राइमरी क्लोज़र करते हैं। डायरेक्ट मतलब तुरंत आया तुरंत क्लोज़ किया हमने। डिलेड प्राइमरी में क्या, ऐसा हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो तो कुछ दिन के लिए हम कुछ देर के लिए ओपन कर रखे रहेंगे, कुछ दिन के लिए देखेंगे अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तब हम उसको क्लोज़ करेंगे। नाउ स्क्रीन ग्राफ्टिंग, उसमें स्क्रीन ग्राफ्ट लगा देते हैं। नाउ वुंड ड्रेसिंग में क्या है, कि हम वुंड को ड्रेस्ड करेंगे। कैसे करेंगे, या तो ड्रग थेरेपी, पहले तो ड्रग थेरेपी देंगे, ठीक। उसमें एंटीबायोटिक और एनसेट्स देंगे। कोई वहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक, एनसेट्स मतलब वहाँ पे कोई भी पेन के लिए ताकि उसे पेन ना हो, ठीक। नाउ आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, वुंड हीलिंग, प्राइमरी इंटेंशन बाय सेकेंडरी इंटेंशन, उसके क्या मैनेजमेंट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।